शहर में एक बड़ी सोसाइटी के बाहर गरीब अनीता लोगों के कपड़े प्रेस करने का काम करती थी। उसके परिवार में उसका पति मोहन, 5 साल का बेटा रोहन, सास सरला, ससुर मनोहर और देवर श्याम रहता था। अनीता का पति मोहन एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और उसका देवर उसी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी करता था। अनीता को ये काम करते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे, इसलिए सभी से उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। अरे अनीता, आ गई तू? ये ले, ये कपड़े ले जाओ और सुन, आज कपड़े जरा जल्दी दे जाना। वो क्या है ना, हमें कहीं पार्टी में जाना है। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं जल्दी से कपड़े प्रेस करके दे जाऊंगी। हाँ लेकिन जरा ध्यान से, ऐसा ना हो जल्दी के चक्कर में मेरी साड़ी जला दे। नहीं नहीं मैडम, आज तक ऐसा हुआ है क्या कभी? ये कहकर अनीता काम पर चली जाती है। अनीता इसी तरह सोसाइटी के हर घर में जाकर सबके प्रेस के कपड़े लेकर जाती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज, सुनिए जी, अब श्याम भी शादी के लायक हो गया है। रामदीन भाई साहब का फोन आया था गांव से, कह रहे थे एक बहुत ही सुंदर लड़की है उनकी नजर में जिसका नाम राधा है, अपने श्याम के लिए ठीक रहेगी। ठीक है, बात आगे बढ़ाओ। अरे वाह, मतलब मेरी देवरानी आने वाली है। चलो इसी बहाने मुझे भी सहेली मिल जाएगी। वो लोग उसी सोसाइटी के पास एक छोटे से घर में रहते थे। ऐसे ही समय बीता और गांव की देवरानी राधा ब्याह कर मुंबई आ गई। राधा दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें, लाल होंठ और गोरे गाल किसी को भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर देता। राधा के आ जाने से अब अनीता को काफी सहारा मिल गया। एक रोज, दीदी ये लीजिए, आपके लिए चाय लाई थी। धन्यवाद राधा, तू ना सच में मेरी छोटी बहन की तरह, जो मेरा कितना ध्यान रखती है। तभी एक औरत उर्मिला, जो वर्धमान सोसाइटी में रहती थी, कपड़े के पैसे देने अनीता के पास आती है। तभी उसकी नजर राधा पर जाती है। अरे अनीता, ये कौन है? जी ये मेरी देवरानी है, अपने श्याम की बीवी। ओह अच्छा अच्छा, भाई भाग खुल गए तेरे देवर के। सच कहूँ तेरी देवरानी बहुत ही सुंदर है। हाँ जी वो तो है, राधा है ही इतनी सुंदर। ये सुनकर राधा शर्मा गई। इसी तरह राधा जब भी अनीता के पास किसी काम से जाती तो जो भी उसे देखता उसकी तारीफ अनीता से जरूर करता। ऐसे ही एक रोज, अनीता कल जिसे तूने कपड़े देने भेजा था वो तेरी देवरानी थी क्या? जी मैडम, वो राधा थी मेरी देवरानी। ओह अच्छा अच्छा, वैसे एक बात तो है अनीता, तेरी देवरानी बहुत ही सुंदर है। कितने सुंदर सुंदर आंखें, नैन नक्शे उसके। जी जी शुक्रिया। पहले अनीता को अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर अच्छा लगता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उसे काफी बुरा लगा। वो उस वक्त वहाँ से चली आती है। जिसे देखो बस उसी की तारीफ किया जा रहा है। माना कि सुंदर है, लेकिन मैं भी कोई कम थोड़ी ना हूँ। हाँ, अब कड़ी धूप में कोयले के पास खड़े रहने के कारण मेरा रंग फीका पड़ गया है। नहीं तो मेरी नई नई शादी हुई थी तब तो मैं भी करिश्मा कपूर से कम थोड़ी लगती थी। अनीता को अब लोगों की ये बात अखड़ने लगी कि तेरी देवरानी बड़ी सुंदर है। दरअसल दिखने में तो अनीता भी खूबसूरत थी, लेकिन सारा दिन गर्मी में धूप में खड़े रहकर प्रेस करने से उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया था। अब अनीता को अपनी ही देवरानी की खूबसूरती चुभने लगी। एक रोज, अरे ये क्या अनीता बहू, तू अभी तक सोई है? आज कपड़े प्रेस के लिए नहीं जाना क्या? नहीं, अब से मैं घर का काम देखूंगी और आपकी ये सुंदर लाडली बहू जाएगी धूप में कपड़े प्रेस करने। जैसे अब तक मैं करती आई हूँ ना, वैसे ही अब ये वो काम संभालेगी। वैसे भी दिन रात गर्मी और कड़ी धूप में रहने के कारण मेरा सारा चेहरा काला पड़ गया है। लेकिन वो तो नई बहू है। तो राधा ये सब सुन लेती है और वो कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, आज से मैं प्रेस का काम संभाल लेती हूँ। उस रोज से राधा काम पर जाने लगी और कपड़े प्रेस करने का काम करने लगी। अब अनीता जल्दी से घर के काम निपटाती और बड़ी मजे से आराम करती। साथ ही अपने घर से धूप में कपड़े प्रेस करती राधा को देख मन ही मन बड़ा खुश होती। अब राधा प्रेस का काम तो करती ही, साथ ही घर आकर अनीता के साथ बाकी कामों में भी हाथ बटाती। अनीता अब घर के काम करना भी कम कर देती है, जिससे अब आकर घर का काम भी उसे ही करना पड़ता। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज, क्या बात है राधा, आजकल तू काम पर आती है? तेरी जेठानी अनीता कहाँ है? जी वो रोहन अभी 5 साल का है ना, इसलिए उनके साथ रहने की जिद करता है, तो वो घर संभाल लेती है और मैं यहाँ का काम। अच्छा अच्छा, सचमुच बड़ा प्यार है तुम दोनों देवरानी जेठानी में। इसी तरह जब भी कोई अनीता के बारे में पूछता तो वो बात संभाल लेती, किसी को कुछ पता नहीं लगने देती। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज जेठानी का बेटा रोहन खेलते खेलते अपनी चाची के पास पहुँच गया। राधा उस वक्त सोसाइटी में किसी के कपड़े देने गई थी। रोहन बॉल के साथ वहीं जमीन पर बैठकर खेलने लगा। वहीं ठीक उसके सर के ऊपर गरम कोयले से भरी लोहे की गरम प्रेस रखी हुई थी। रोहन से गलती से वो लकड़ी का फट्टा हिला जिस पर वो प्रेस रखी हुई थी। तभी उस प्रेस का अचानक से बैलेंस बिगड़ा और वो गर्मा गर्म भारी प्रेस वहीं खड़े नन्हे रोहन के सर पर गिरने ही वाली थी कि तभी वहाँ राधा आ गई और उसने रोहन को झट से अपनी ओर खींच लिया, जिससे रोहन तो बच गया, लेकिन उस गरम प्रेस से राधा के पैर पर थोड़ी चोट आ गई। पीछे खड़ी अनीता ने ये सब होते हुए देख लिया। उसने झट से जाकर रोहन को गले से लगा लिया। मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, चाची ने मुझे बचा लिया,
लेकिन इनको चोट लग गई। अनीता को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ ही उसे समझ आ गया कि आखिर राधा कितनी अच्छी है। न सिर्फ वो तन से बल्कि मन से भी कितनी सुंदर है। वो राधा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे राधा, मैंने तेरी खूबसूरती की जलन के मारे ये सब किया, ताकि धूप में रहकर तेरा रंग भी काला पड़ जाए और लोग तेरी खूबसूरती की तारीफ न करें। मैं तेरे साथ कितना गलत करने की सोच रही थी, लेकिन आज तूने मेरे ही बच्चे की जान बचाई। अब मुझे समझ आ गया कि तू न सिर्फ तन से बल्कि मन से भी कितनी खूबसूरत है। दीदी, रोहन को जितना प्यार आप करती हैं उतना ही मैं भी करती हूँ। इसकी जान बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई परवाह नहीं होती। ये सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राधा को गले से लगा लेती है। फिर वो घर आकर अपनी देवरानी की चोट पर मरहम लगाती है। 3 दिन में उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब अनीता फिर से कपड़े प्रेस करने का काम संभाल लेती है और राधा भी वक्त मिलते ही उसकी मदद के लिए आ जाती। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। तापमान 50 पार हो गया था। स्कूल में गरीब अमीर सभी बच्चे पढ़ते थे। चिंटू के पिता खेतीबाड़ी करते थे और बहुत मेहनत करके चिंटू को स्कूल भेजते थे। चिंटू को इतनी गर्मी में 1 घंटा पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। एक दिन चिंटू इस तपतपाती गर्मी में 1 घंटा चलकर स्कूल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। स्कूल के बाहर एक नलका था। चिंटू का दोस्त बिट्टू भी उसके साथ था। चिंटू ने कहा, बिट्टू, गला सूख रहा है यार, ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है। अब इतनी गर्मी में ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा भाई, यही नलके का पानी पी ले। लेकिन नलके का पानी बहुत गर्म है। अब क्या ही कर सकते हैं, गरीब के घर में पैदा हुए हैं दोस्त, गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। चिंटू नलके से गर्म पानी पीने लगा, लेकिन पानी इतना गर्म था कि उससे गला जल रहा था। प्यास तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से स्कूल का सबसे अमीर लड़का रोहन बाहर आया और चिंटू को नलके का गर्म पानी पीते हुए देखकर कहा, गर्म पानी पी रहा है, मैं तो फ्रिज से ठंडा पानी लाया हूँ, ये देख। रोहन ने अपने बैग से ठंडे पानी की बोतल निकाली। वो बोतल इतनी ठंडी थी कि बोतल के शरीर पर बूंद बूंद ठंडा पानी जम गया था। ये देखकर चिंटू का गला और भी सूख गया। अरे वाह रोहन, तेरे घर में फ्रिज है? होगा क्यों नहीं, मेरे पापा तेरे बाप की तरह गरीब थोड़े हैं। मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी देना, गला सूख रहा है। भाग गरीब के बच्चे, ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज खरीद कर पी, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। रोहन ठंडे पानी का लालच देकर स्कूल के अंदर चला गया। बिट्टू ने चिंटू से कहा, देखा कितना बदतमीज लड़का है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? ज्यादातर अमीर लोग गरीबों को इंसान नहीं समझते हैं बिट्टू। चल गर्म पानी पीकर ही क्लास में चलते हैं। स्कूल के बाद चिंटू घर चला गया, लेकिन उसका मन ठंडे पानी पर ही पड़ा रहा। घर जाकर उसने अपनी माँ से पानी मांगा। माँ, ठंडा ठंडा पानी दो ना। ठंडा पानी कहाँ से आएगा बेटा, ये ले पानी। लेकिन पानी गर्म था। चिंटू को मजा नहीं आया। ये तो गर्म हो गया। हाँ, गर्म तो होगा ही, इतनी गर्मी जो है। हम फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेते माँ? वहीं पर चिंटू के पिता बैठे हुए थे। ये सुनकर उन्होंने कहा, फ्रिज? ये सब तेरे दिमाग में कहाँ से आ रहा है बेटा? वो मेरी क्लास में रोहन है ना, उसके घर में फ्रिज है। चिंटू ने सुबह की बात बताई। सुनकर उसके पिता ने कहा, वो सब अमीर लोग हैं, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते बेटा, फ्रिज खरीदने का पैसा ही नहीं है। तो क्या हम ठंडा पानी नहीं पी सकते पिताजी? ठंडा पानी भी सिर्फ अमीरों के लिए है क्या? तुझे ठंडा पानी पीना है ना, उसके लिए फ्रिज की क्या जरूरत है? मतलब फ्रिज के बिना पानी ठंडा कैसे होगा? होगा, हमारे जमाने में फ्रिज नहीं था तो क्या हम ठंडा पानी नहीं पीते थे? चल मेरे साथ। चिंटू के पिता चिंटू को तालाब के किनारे ले गए और वहां से दोनों ने मिलकर भर भर कर मिट्टी उठाई। उसके बाद चिंटू के पिता ने उस मिट्टी से एक बड़ा सा मटका बनाया। अगले दिन मटके को धूप में सुखाकर मटका बनाने का प्रोसेस पूरा किया और रात में उसके अंदर पीने का पानी डाल दिया। चिंटू सो गया। अगले दिन नींद खुलते ही वो दौड़कर मटके के पास चला गया। उसने देखा मटके के शरीर पर भी पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। मटका पूरा ठंडा हो गया है। अरे वाह, मटका इतना ठंडा है तो इसके अंदर का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। मटके में से पानी निकालकर चिंटू ने पिया और उसके पूरे शरीर में ठंडी लहर बह गई। पिताजी, आपने तो कमाल ही कर दिया, पानी तो बहुत ठंडा है। देखा, ये है गरीबों का देसी जुगाड़, समझे?
चिंटू ने पेट भरकर बस ठंडा पानी पिया और उसी दिन एक एक घटना घटी। बहुत ज्यादा फ्रिज और एसी चलने के कारण बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बिजली विभाग ने साफ साफ कह दिया कि वो और बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ दिन ऐसे ही बिना बिजली के रहना पड़ेगा। लोगों के बीच हाहाकार मच गया। एसी, फ्रिज सब कुछ बिजली से ही चलता था। अब बिजली के बिना फ्रिज किसी काम का नहीं रहा। सभी अमीर लोग गर्मी में तड़पने लगे और तभी चिंटू स्कूल में 5 बोतल मटके का ठंडा पानी ले गया। चिंटू और बिट्टू ठंडा पानी पीने लगे। ये देखकर रोहन उसके पास आया। बिजली नहीं है, फिर भी तेरे पास ठंडा पानी कहाँ से आया? देसी जुगाड़ है भाई, तू अमीर है, तू नहीं समझेगा। मुझे भी देना थोड़ा सा। क्यों, हम तो गरीब हैं। तूने उस दिन यही कहा था ना, तूने हमें पानी पीने दिया था। गलती हो गई भाई, बस थोड़ा सा पानी दे दे, मैं उसके बदले पैसे दूंगा। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, ये ले। चिंटू ने ऐसे ही रोहन को पानी पिलाया। रोहन बहुत खुश हुआ। लेकिन फ्रिज के बिना पानी ठंडा हो कैसे रहा है? मटके से भाई। मटका? ये ले पैसे, कल मेरे लिए एक मटका बनाकर लाना। अब चिंटू का नसीब चमका। उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वो अपने पिता की मदद लेकर एक मटका बनाकर स्कूल लाया और रोहन को दे दिया। और फिर उसे एक के बाद एक मटके के ऑर्डर मिलने लगे। चिंटू ने बहुत पैसा कमाया और उसे गरीबी से मुक्ति मिल गई। अमीर लोग भी समझ गए कि बिजली पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं। अक्लमंदी तो देसी जुगाड़ में भरोसा रखने में है।